So good afternoon to all of you. So today आज हम पहले क्या देखेंगे, पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर का कंसेप्ट पहले देखेंगे. ओके, पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, अभी देखिए टू वेक्टर्स are said to be parallel. Okay, two vectors are said to be parallel if ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz. Okay, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या बोल सकते हैं हम, दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल. मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेक्टर क्या है, ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप है, एंड सेकंड वेक्टर सपोज क्या है, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप है. ओके, तो दो वेक्टर्स पैरेलल कब रहेंगे, अगर ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz अगर रहता है तो तभी वो दो वेक्टर्स क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे. ओके, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं रह सकते. मतलब आपको ये अभी पता चला होगा कि दो वेक्टर्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना पता चला ना आपको. पैरेलल, दो वेक्टर्स पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए, ax by bx should be equal to ay by by should be equal to az by bz होना चाहिए. एंड इसके पहले हमने देखा है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होने चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउ टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट. करेक्ट सिद्धेश, करेक्ट सिद्धेश मोरे, करेक्ट. दो वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं हम, बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट. ओके, जस्ट डॉट प्रोडक्ट ले लो ना, एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट डॉट प्रोडक्ट ले लो. एंड अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. वेरी सिंपल. ओके, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. एंड अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो उसका मीनिंग होता है दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. एंड दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये रेशियो ले लेंगे. यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना वो रेशियो ले लेंगे. कौन सा रेशियो, ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो दो वेक्टर्स क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे. ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा. एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल. ओके, सपोज फर्स्ट वेक्टर a बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस प्लस 5k and second vector b bar is equal to ai plus bj plus 2k. okay, so these are the two vectors. दो वेक्टर्स यहाँ पे लिखे, समझ में आ गया क्या. देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स है 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस 5k क्या, एंड सेकंड वेक्टर कितना है ai plus bj plus 2k. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ a and b, the value of a and b so that a bar is parallel to b bar. a bar is parallel to a bar. तो यहाँ पे क्या करना है, a and b का वैल्यू फाइंड आउट करना है so that these two vectors will be parallel to each other. okay, parallel मतलब उनमें एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले ax ay az एंड bx by bz का वैल्यू लिखता हूँ. ओके, ax ay az एंड bx by bz का वैल्यू लिखता हूँ. मुझे बताइए ax ay az का वैल्यू कितना है, ax ay एंड az का वैल्यू कितना है, बोलिए ax ay az का वैल्यू कितना है. हाँ, it is 3, 2 and 5. correct, 3, 2 and 5 करेक्ट है ना. एंड उसके बाद bx by and bz.
का वैल्यू कितना है बताइए, bx by bz का मतलब bx मतलब i के साथ जो भी है वैल्यू वो उसको bx बोलेंगे, j के साथ जो वैल्यू है उसको by बोलेंगे, एंड k के साथ वैल्यू जो भी वैल्यू है उसको bz बोलेंगे। दैट इज a b and 2, करेक्ट, a b and 2। अभी ये दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए क्या होना जरूरी है, फॉर a बार पैरेलल टू b बार। यहाँ पे एक कंडीशन है, दो वेक्टर्स पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, ax by bx शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ay by by होना चाहिए, या फिर एंड आल्सो इट शुड बी इक्वल टू az by bz होना चाहिए। अभी ax by bx मतलब 3 by a, ay by by मतलब 2 by b, एंड az by bz मतलब क्या हो जाएगा, 5 by 2 हो जाएगा, 5 by 2। ओके, सो पैरेललिज्म के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, 3 by a शुड बी इक्वल टू 2 by b शुड बी इक्वल टू 5 by 2 होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट 3 by a इज इक्वल टू, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करेंगे। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड ले लेंगे पहले। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम अबव इक्वेशन क्या लिखेंगे, 3 by a should be equal to 5 by 2। a को राइट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, 5 by 2 को लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, तो a is equal to क्या हो जाएगा, देखिए 3 as it is into 2 by 5, मतलब a का वैल्यू कितना आता है, 3 into 2 6 by 5, a का वैल्यू 6 by 5 होना चाहिए। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को इक्वेट करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट सेकंड नहीं, सेकंड एंड थर्ड को इक्वेट करेंगे। अभी सेकंड एंड थर्ड को इक्वेट करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 by b शुड बी इक्वल टू 5 by 2 होना चाहिए। b को राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 2 एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड का 2 एज इट इज, एंड 5 by 2 एलएचएस को लिया तो ये हो जाएगा 2 by 5। सो b इज इक्वल टू 4 by 5 हो जाता है, b इज इक्वल टू 4 by 5, मतलब a 6 by 5 एंड b 4 by 5 अगर होता है तो ये दो वेक्टर्स a बार एंड b बार विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। वेरी सिंपल कंडीशन है, देखिए। तो अब से एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको पूछा गया, ओके, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है इसका क्वेश्चन आ गया, तो पहले क्या चेक करेंगे, वो पैरेलल है क्या चेक करेंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे, परपेंडिकुलर है क्या चेक करेंगे। अगर पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो उनके बीच कुछ एंगल आ जाएगा, तो बाद में उसका कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखिए। अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो पहले चेक कीजिए वो पैरेलल है क्या, उसके बाद चेक कीजिए वो परपेंडिकुलर है क्या। अगर पैरेलल भी नहीं आता, परपेंडिकुलर नहीं आता, तो फिर एंगल उसके बीच में निकालिए। ओके, सो समझ में आ गया क्या, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए। इसका और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी इसका और एक एग्जांपल लेता हूं। ओके ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेक्टर से p बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड q बार इज 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। मुझे बताइए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है क्या, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है क्या, ये दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है क्या, बोलिए। पैरेलल है क्या, ठीक से देखिए, यहाँ पे रेशो लिखिए ना, यहाँ पे देखिए पहला रेशो ax by bx आ जाएगा, ax by bx मतलब 1/3 आता है, उसके बाद ay by by मतलब कितना आता है, -2/6 आता है, रेशो ओनली लिखिए, एंड यहाँ पे 1/3। ओके, रेशो मैंने लिखा, अभी 1/3 इज इक्वल टू लास्ट 1/3 आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1/3 इज इक्वल टू -2/6 आता है क्या, नहीं आता है यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे 1/3 आ सकता है। 2 ने 6 को डिवाइड किया तो 1/3 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे है, तो दिस इज 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/3। 1/3 एंड -1/3 सेम है क्या? नहीं है। ओके, सो दिस टू वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल, दिस टू वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल। मुझे बताइए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है क्या? बोलिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, दिस टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है क्या? ठीक से देखिए, आर दिस टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर? ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी ये दो वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है आपको पता है, 1 into 3 मतलब 3 आता है, प्लस -2 into 6 मतलब -12 आता है, एंड 1 into 3 मतलब 3, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया तो 1 into 3 3 आता है, प्लस -2 into 6 मतलब -12 आता है, एंड 1 into 3 मतलब 3 आता है, तो ये 0 नहीं आता ना। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद अगर 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर है। ओके, dot product is not equal to 0 here, and therefore these two vectors are not perpendicular. और एक प्रॉब्लम देखेंगे, इसका और एक प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, देयर आर वंस अगेन टू वेक्टर्स, a bar is 3i plus 2j minus 5k, okay, and b bar is equal to 2i minus j plus ck, okay, so दो वेक्टर देखिए ठीक से, 3i plus 2j minus 5k, b bar is 2i minus j plus ck। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक चेंज करता हूं, हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ c, फाइंड वैल्यू ऑफ c so that two vectors are first parallel and second perpendicular, तो ये दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए c का वैल्यू कितना होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर होने के लिए c का वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। पैरेलल होने के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। डायरेक्टली देख के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन बिना किए, एनी कैलकुलेशन, without doing any calculation you can also tell the answer. Okay, Sahil -10, Vedant -10, Sandesh -10, Ricky -10, Sahil -10, okay, Dashrath -10, Shreyas -10, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है -10, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले पैरेलल का सॉल्व करेंगे, फॉर पैरेललिज्म क्या होना चाहिए, 3/6 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2/4 होता है, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू -5/c। पैरेललिज्म के लिए रेशियो सेम होना जरूरी है, 3/6 इज इक्वल टू 2/4 होता है ना, होता है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ओके 2/4 मींस 1/2 आता है, एंड 3/6 मतलब 1/2 आता है, ओके, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5/c है, तो यहाँ पे ये दोनों हमने कंपेयर किया तो क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू -5/c हो जाएगा, एंड देयरफॉर c LHS को लेके आता हूँ, 2 RHS को लेके जाता हूँ, -5 into 2 मतलब c का वैल्यू -10 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली देख के ही पता चलता है, 3 का डबल कितना है 6,
2 का डबल कितना है 4, तो -5 का डबल कितना हो जाएगा -10। इस तरह से निकाल सकते हैं -10। तो जस्ट डबल होता है, ट्रिपल होता है, कितना होता है जस्ट वो देख लो। उसके बाद अभी परपेंडिकुलर होने के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अभी परपेंडिकुलर के लिए भी आंसर निकाला है सिद्धेश 26/5, अनन्या 21, प्रीति 26/5, संदेश 26/5, साक्षी 26/5। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर निकाला है, वेरी गुड आंसर। ओके, सिद्धांत 26/5, श्रेयस 26/5, मयूर पाटिल 26, गुड। मेरे पहले ही आप सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो आप मुझे अभी पढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे बताइए कैसे करना है। डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, ए बार डॉट बी बार ले लेंगे, ए बार डॉट बी बार। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, 3 × 6 18 हो जाएगा, प्लस 2 × 4 8 हो जाएगा, प्लस -5 × c मतलब -5c, -5 × c -5c। एंड परपेंडिकुलर होने के लिए 0 होना जरूरी है, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए परपेंडिकुलर होने के लिए। 18 + 8 26 - 5c, so therefore 5c को LHS को लेके आता हूं, 5c = 26 and therefore c should be equal to 26/5 होना जरूरी है, c should be equal to 26/5। ओके, मैंने भी आंसर निकाला है आपके साथ, देखिए मैं भी आप जैसा ब्रिलियंट हूं। ओके, 26/5 प्लस आता है, प्लस। ओके, सो इस तरह से दो वेक्टर का पैरेललिज्म या फिर परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं। तो वंस अगेन बताता हूं हाउ टू चेक पैरेललिज्म। रेशो चेक करो, दो वेक्टर के आई जे के का रेशो चेक करो। अगर रेशो सेम आता है आई जे के का, तो दो वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे। एंड परपेंडिकुलर चेक करने के लिए उनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मीन परपेंडिकुलर होते हैं। अगर रेशो सेम नहीं है एंड डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है तो वो पैरेलल भी नहीं है या फिर परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो उनके बीच में कुछ एंगल आ जाएगा। करेक्ट है ना मयूर पाटिल? हाँ, उसके बाद इस वेक्टर टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट हम देखेंगे। वेक्टर टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे डॉट प्रोडक्ट था ना, उसी तरह से और भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी पढ़ेंगे हम। So let me erase this now. So next we are going to study the cross product. Okay, cross product, अभी cross product हम study करेंगे। So cross product is also called as vector product। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन क्रॉस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं आपको पता है? बिकॉज यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, वेक्टर प्रोडक्ट लेने के बाद हमें वेक्टर मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या मिलता था? जस्ट एक नंबर मिलता था, आईजे के नहीं मिलता था वहां पे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ये प्रोडक्ट लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा आंसर में? आई जे के, मतलब वेक्टर फॉर्म, उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों आता है। ओके, अभी इस वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैं पहले लिखता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is a third vector। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्या मिलता है हमें? एक थर्ड वेक्टर मिलता है, अनदर वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर whose magnitude is equal to, whose magnitude is equal to, whose magnitude is equal to
उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, वो जो थर्ड वेक्टर मिलने वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, देखिए उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, product of magnitude of two vectors and sine of angle between them, sine of angle between, sine of angle between them। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर, ओके, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम लिखा था। ओके, चेंज क्या होता है यहाँ पे, कोसाइन की जगह यहाँ पे साइन आता है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यहाँ पे आता है। ओके, सो जो थर्ड वेक्टर आएगा, अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या होता है, वहां पे a इंटू बी इंटू कॉस थीटा आता है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, उतना ही डिफरेंस है। ओके, ए बी कॉस थीटा की जगह ए बी साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लेकिन वो थर्ड जो वेक्टर, थर्ड जो मतलब प्रोडक्ट जो आने वाला है वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, इट इज अनदर वेक्टर, थर्ड वेक्टर रहेगा। ओके, सो वंस अगेन देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर, cross product of two vectors is a third vector whose magnitude is equal to product of magnitude of two vectors and sine of angle between them। okay, तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकली कैसा लिखेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर a बार एंड दिस इज वेक्टर b बार, यहाँ पे दो वेक्टर्स है एंड यहाँ पे एंगल कितना है, सपोज थीटा एंगल है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे a बार क्रॉस b बार क्या आ जाएगा, a b sin थीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच वाला जो एंगल है उसका साइन रहेगा एंड ये मैग्नीट्यूड हो गया होंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमें वेक्टर मिलना चाहिए। a b sin थीटा का कैलकुलेशन किया तो हमें ओनली वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि a क्या है, जस्ट अ वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड है, b क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है मतलब दो नंबर, sin थीटा भी एक नंबर आ जाएगा, नंबर इनटू नंबर इनटू नंबर मतलब नंबर ही मिल जाएगा ना। तो इसको डायरेक्शन भी रहेगा, तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन n कैप से लिखेंगे, डायरेक्शन इज n कैप। ओके, अब ये n कैप मतलब कौन सा डायरेक्शन रहेगा, ये अब हम देखने वाले हैं। तो पहले ये समझ लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन कैसे लिखा है, ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए a बार डॉट b बार के लिए क्या लिखते थे, जस्ट a b cos थीटा इतना ही लिखते थे, a बार डॉट b बार के लिए क्या लिखते थे, a b sin थीटा ओनली लिखते थे। लेकिन a बार क्रॉस b बार के लिए क्या लिखते हैं, a b sin थीटा, उसके बाद n कैप भी लिखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ये क्या हो गया, एक थर्ड वेक्टर हो गया। ओके, यहाँ पे एक थर्ड वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ab sin थीटा रहेगा, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमें एक थर्ड वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड ab sin थीटा रहेगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिखा है देखिए whose magnitude is equal to product of magnitude of two vectors and sine of angle between them। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो थर्ड वेक्टर मिलेगा हमें उसका मैग्नीट्यूड रहेगा ab sin थीटा। अभी उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, देखिए डायरेक्शन ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे अभी लिखता हूँ n कैप मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, n कैप क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से ध्यान दीजिए। डायरेक्शन ऑफ n कैप मतलब क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, एंड ये डायरेक्शन कैसा रहेगा देखिए। ओके, n कैप जो रहेगा इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, प्लेन ऑफ
टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज a बार एंड b बार। दो वेक्टर मतलब जिसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है ना, उनका जो प्लेन रहेगा उसको परपेंडिकुलर रहेगा उसका डायरेक्शन। ओके, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, दैट इज a बार एंड b बार। अभी यहां पे देखिए a बार मतलब इस डायरेक्शन में है, b बार कौन से अनदर डायरेक्शन में है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उसका डायरेक्शन जो है n कैप रहेगा, तो n कैप का डायरेक्शन कैसा रहेगा बताइए मुझे, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब ब्लैक बोर्ड यहाँ पे a बार एंड b बार किस प्लेन में है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है ना, ब्लैक बोर्ड में है, तो ब्लैक बोर्ड को परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से डायरेक्शन रहेगा। ओके, इस तरह से मतलब क्या रहेगा, आइदर आउटवर्ड रहेगा या फिर इनवर्ड रहेगा। तो एक चीज ध्यान में रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स रहता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर जिस प्लेन में रहेंगे ना उस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर में भी क्या आता है, दो डायरेक्शन आता है। देखिए यहाँ पे a बार एंड b बार ब्लैक बोर्ड में है, तो a बार क्रॉस b बार का डायरेक्शन जो है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब थर्ड वेक्टर जो आने वाला है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इस ब्लैक बोर्ड के लिए परपेंडिकुलर रहेगा। ब्लैक बोर्ड को परपेंडिकुलर मतलब वंस अगेन दो डायरेक्शन यहाँ पे आता है, एक तो आउटवर्ड आ जाएगा या फिर इनवर्ड आ जाएगा। अब आउटवर्ड आता है कि इनवर्ड आता है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे लिखता हूं, देखिए is perpendicular to the plane of two vectors that is a bar and b bar and given by right hand palm rule, right hand palm rule। टेक्स्ट बुक में राइट हैंड स्क्रू रूल दिया है, राइट हैंड स्क्रू रूल टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, जनरली राइट हैंड पाम रूल यूज करता हूं, ये थोड़ा सा इजी है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। अभी राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करते हैं, देखिए राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो ये राइट हैंड है, करेक्ट है ना, दिस इज अवर राइट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर पाम, इसको पाम बोलते हैं, दिस इज थंब, ओके, एंड दीज आर द फोर फिंगर्स। ओके, 1 2 3 4 फोर फिंगर्स आर देयर एंड दिस इज द थंब, दिस इज पाम। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है, देखिए ये बहुत इजी है राइट हैंड पाम रूल। ओके, क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर को थंब के डायरेक्शन में रखना है, फर्स्ट वेक्टर को कहां पे रखना है, थंब के डायरेक्शन में रखना है। सेकंड वेक्टर जो रहेगा उसको फोर फिंगर के डायरेक्शन में रखेंगे, फोर फिंगर के डायरेक्शन में रखेंगे। तो पाम का डायरेक्शन जिधर आता है ना उधर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन रहेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा रहेगा, पाम के डायरेक्शन में रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द पाम। दिस इज वेरी इजी, राइट हैंड पाम रूल। सो राइट हैंड पाम रूल में क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को थंब के डायरेक्शन में रखेंगे या फिर थंब को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, फोर फिंगर को सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए ओके, तो यहाँ पे पहले राइट हैंड पाम रूल आपको बताता हूँ। इफ थंब किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिंगर्स ऑल फिंगर्स ओके सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में होने चाहिए, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन पाम क्या करता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वेरी इजी रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का आपको डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे कैसे यूज करना है ये मैं अभी बताऊंगा। अब तक थोड़ा सा डाउट होगा इसमें
एक दो एग्जांपल लेने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सपोज दिस इज वेक्टर a बार एंड सपोज दिस इज वेक्टर b बार, ये दो वेक्टर हैं a बार एंड b बार। तो मुझे अगर बोला a बार क्रॉस b बार का डायरेक्शन बताओ, a बार क्रॉस b बार का डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है, तो a बार क्रॉस b बार में फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर कौन सा है ये पहले बताइए। a बार क्रॉस b बार लिखा तो a बार फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, b बार सेकंड वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एंड b बार क्रॉस a बार लिखा मैंने तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा बनेगा, इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। a बार क्रॉस b बार एंड b बार क्रॉस a बार दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि a बार क्रॉस b बार में फर्स्ट वेक्टर a बार रहेगा, b बार क्रॉस a बार में फर्स्ट वेक्टर कौन रहेगा, b बार रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी देखिए पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा रहता है, a बार b बार दोनों को परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर a बार b बार दोनों को परपेंडिकुलर मतलब क्या रहेगा, इस ब्लैक बोर्ड को परपेंडिकुलर रहेगा। अभी ब्लैक बोर्ड को परपेंडिकुलर मतलब एक तो आउटवर्ड आ सकता है या फिर इनवर्ड आ सकता है, करेक्ट है ना। अभी आउटवर्ड आएगा कि इनवर्ड आएगा ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल। तो क्या करता हूं अभी, थंब को फर्स्ट पहले a बार प्लस b बार निकालेंगे। ओके, सो फॉरगेट अबाउट दिस, पहले a बार प्लस b बार का डायरेक्शन निकालेंगे। सो थंब को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे एंड फोर फिंगर्स को मतलब फिंगर्स को सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे, करेक्ट है ना। देखिए तो पाम कैसा आता है, इनवर्ड आता है, ब्लैक बोर्ड के अंदर आता है या फिर ब्लैक बोर्ड, ऐसा तो पाम नहीं है ना, ऐसा है। थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर, कैसा डायरेक्शन आ जाएगा बताइए, इनवर्ड, करेक्ट। ओके, सो a बार प्लस b बार का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इट इज इनवर्ड, इनवर्ड आ जाएगा। ओके, मतलब a बार प्लस b बार क्या रहेगा, अभी a बार प्लस b बार रहेगा a b sin थीटा एंड इनवर्ड, ऐसा रहेगा। मतलब a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड रहेगा a b sin थीटा, मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड रहेगा a b sin थीटा एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा, इनवर्ड। ठीक है, अभी b बार प्लस a बार निकालते हैं, b बार प्लस a बार, b बार प्लस a बार में थंब किस डायरेक्शन में होल्ड करना है बताइए, थंब किस डायरेक्शन में होल्ड करना है, b बार प्लस a बार में, हाँ p बार के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अभी क्या करूंगा मैं, ऐसे मुझे हैंड अभी होल्ड करना पड़ेगा, थंब को b बार के डायरेक्शन में एंड दिखाई दे रहा है ना, थंब को b बार के डायरेक्शन में एंड फिंगर्स को a बार के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आउटवर्ड दिखाई दे रहा है पाम ब्लैक बोर्ड के बाहर, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगा, आउटवर्ड। मतलब b बार क्रॉस a बार लिया तो हमें क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड। ओके, तो डायरेक्शन रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों यहाँ पे रहता है। ओके, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट हम बोलते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि देखिए थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो इनिशियल पार्ट है वो डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीट 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 कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वंस अगेन रिवीजन लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा फर्स्ट चीज। ओके, क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमें वेक्टर मिलता है। ओके, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, ए बी साइन थीटा रहता है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, ए बी साइन थीटा रहता है। एंड डायरेक्शन कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। ओके, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी रहेगा, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल भी है, लेकिन वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वहां पे जाके देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है, उससे ये बहुत इजी है राइट हैंड पाम रूल। ओके, ऐसे दिखाऊं क्या मैं राइट हैंड पाम रूल, आपने देखा ना मेरा राइट हैंड पाम रूल। हाँ, तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे ए बार प्लस बी बार एंड बी बार प्लस ए बार सेम है क्या, कैन यू टेल मी, ए बार प्लस बी बार एंड बी बार प्लस ए बार सेम है क्या, सेम है क्या, सेम क्या है बोल सकते हैं, ए बार प्लस बी बार एंड बी बार प्लस ए बार में सेम क्या है, सेम क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली सेम है।
लेकिन ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन इनवर्ड आता है एंड बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन आउटवर्ड आता है। दो वेक्टर्स इक्वल कब रहते हैं? मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम आता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आता। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए ये कौन सा लॉ ओबे नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा लॉ ओबे नहीं करता? क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा लॉ ओबे नहीं करेगा? क्या बता सकते हैं? करेक्ट, संदेश करेक्ट, सिद्धेश, दशरथ, अनन्या, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। मतलब 3 + 4 = 4 + 3 अगर होता है तो वी कैन से दैट इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है क्योंकि 3 + 4 = 4 + 3 ही होता है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में भी ओबे होता है, a बार डॉट b बार = b बार डॉट a बार आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में a बार क्रॉस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार क्रॉस a बार। उनका मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आता। देयरफॉर वी से दैट क्रॉस प्रोडक्ट doesn't obey commutative law। commutative law और किसमें ओबे नहीं होता बताइए? commutative law और कहां पे ओबे नहीं होता? करेक्ट, सब्ट्रैक्शन, साक्षी करेक्ट, ओके, सब्ट्रैक्शन में, वर्दा करेक्ट, दशरथ करेक्ट, ओके। सब्ट्रैक्शन में भी ओबे नहीं होता, डिवीजन में भी ओबे नहीं होता है क्योंकि 3 - 4 = 4 - 3 आता है क्या? 3 - 4 = 4 - 3 आता है क्या? मतलब सीक्वेंस चेंज करने पर आंसर में अगर फर्क आता है तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। सीक्वेंस चेंज करने पर अगर आंसर चेंज नहीं होता तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं। ओके, हाँ, दो वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, दो वेक्टर का ओनली एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है एंड दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, लेकिन वेक्टर का डिवीजन ही नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन का डिवीजन कैसे करना है ये हमें अब तक पता नहीं चला है। ओके, आप आगे जाके साइंटिस्ट हो जाइए और वेक्टर का जो डिवीजन है उसको क्या कीजिए, डिस्कवर कीजिए किस तरह से होता है। अभी तक तो कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया है वेक्टर का डिवीजन में। हाँ, अभी वेक्टर प्रोडक्ट का इसके आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। वेक्टर प्रोडक्ट होने के बाद और दो कंसेप्ट यहाँ पे बचते हैं, दैट इज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। एंड डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के लिए मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स लगेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब आई थिंक विद इन नेक्स्ट 4 to 5 hours दिस टॉपिक इज गोइंग टू फिनिश। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट का इनिशियल डेफिनेशन समझ में आ गया क्या सभी को? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैलकुलस में आता है एंड इसीलिए टॉपिक का नाम वेक्टर नहीं है, टॉपिक का नाम क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स है। वहां पे सब कुछ मिक्स किया गया है। तो जिनको भी अभी क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा डाउट है तो वो स्टूडेंट क्या कीजिए, ये आज का जो वीडियो है वो फिर से देखिए, क्योंकि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके आपको फिजिक्स 2 में पर्टिकुलरली। ओके, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, यहाँ पे ये बहुत यूज होने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वन सेकेंड जस्ट रिवीजन करता हूं एंड उसके आगे क्या करेंगे है ये लेक्चर हम एंड करेंगे। अभी देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द थर्ड वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द थर्ड वेक्टर whose magnitude is equal to, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेक्टर a बार एंड b बार है, उनके बीच में एंगल सपोज कितना है, थीटा है। तो a बार क्रॉस b बार कैसे लिखते हैं, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं दैट इज ab sin थीटा एंड उसके बाद डायरेक्शन लिखते हैं दैट इज n कैप। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है यूनिट वेक्टर ही हम यूज करते हैं। अभी ये जो n कैप रहेगा वो n कैप क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स।
मतलब ए बार बी बार जिस भी प्लेन में रहेंगे ना उसको परपेंडिकुलर रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ए बार और बी बार दोनों को क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल, राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करना है, अगर आपको पी बार क्रॉस क्यू बार दिया है, ओके, तो पी बार क्रॉस क्यू बार में फर्स्ट वेक्टर कौन सा आता है, पी, एंड सेकंड वेक्टर कौन सा आता है, क्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, थंब को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है, फिंगर्स को सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है, एंड थंब एंड फोर फिंगर ठीक से हमने ओरिएंट किए तो पाम जिस डायरेक्शन में आ जाएगा, आपका राइट हैंड का पाम जिस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ठीक है ना। इस तरह से राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। फर्स्ट वेक्टर और थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। क्या याद में रखना है, थंब इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, fingers in the direction of the second vector, then palm will give the direction of the cross product. Okay, once again देखिए, if thumb is in direction of the first vector, fingers in the direction of second vector, palm will give the direction of the cross product. Okay, हाँ, so this is all for today's lecture of physics. Okay, बाकी का क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Okay.